नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं तात्कालिक रूप से बहुचर्चित भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, जिसका नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, गौतम अडानी जी की कुंडली पर मैं कुछ विशेष बातें कहने जा रहा हूँ। इससे आप लोग भी समझ सकते हैं कि ज्योतिष के अनुसार अपने अच्छे या बुरे समय को भी देखा जा सकता है। जो कुछ भी कुंडली उनकी उपलब्ध हुई है वह इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हुई है, उसी के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी देखें और देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को सुबह 5:15 अहमदाबाद में हुआ। उस समय वृषभ लग्न उदित हो रही थी। लग्न में सूर्य था, दूसरे भाव में शुक्र राहु, 8वें भाव में शनि केतु, 10वें भाव में चंद्रमा गुरु, 12वें भाव में बुध और मंगल विद्यमान थे। ज्योतिष शास्त्र में पहला भाव जन्म का, 8वां भाव मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का। यह जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, इसका मतलब यह नहीं कि केवल शारीरिक कष्ट है, बीमार है। व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी परेशानी आती है वह जिस भाव से कुंडली में देखते हैं वह 8वां भाव ही है। उदाहरण के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, दरिद्रता, धनहानि, मानहानि, हर कार्य में परेशानी, अनावश्यक बाधा, अफवाह, तनाव, ये सारी चीज़ों को 8वें भाव से देखते हैं। अब कैसे देखते हैं? जो भी ग्रह 8वें भाव का स्वामी होगा या उसमें बैठा हुआ होगा वह 8वें भाव से जुड़ा हुआ माना जाएगा। इसके अलावा जो ग्रह 8वें भाव का स्वामी है या जो ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, उसके नक्षत्र में जो ग्रह चल रहे होंगे जन्म के समय, वे भी 8वें भाव से जुड़े हुए माने जाएंगे। जैसे मान लिया कि आपका घर है तो भाई आपका घर तो रहेगा ही रहेगा। जब आप घर में बैठे हुए हों, वहाँ पर 2-4 लोग बैठे रहते हैं, अगर उस समय कोई घटना घट जाए उसका प्रभाव आप पर तो पड़ेगा ही, जो बैठे रहेंगे उन पर भी पड़ेगा। यही किसी भी भाव से किसी भी ग्रह को जोड़कर देखने का तरीका है। इनकी कुंडली में आप लोग देखें, 9 नंबर की राशि 8वें भाव में पड़ी हुई है। 9 नंबर का स्वामी गुरु होता है, इसलिए गुरु को 8वें भाव से जुड़ा हुआ माना जाएगा। शनि और केतु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि और केतु भी 8वें भाव से जुड़े हुए माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह गुरु, शुक्र या केतु के नक्षत्र में बैठे हुए थे उस समय, वे भी 8वें घर से जुड़े हुए माने जाएंगे। अडानी जी की कुंडली के अवलोकन करने से यह पता चलता है कि गुरु, केतु और शनि के अलावा चंद्रमा, शुक्र एवं राहु भी 8वें घर से जुड़े हुए हैं। अब इनमें से किसी की भी दशा चले, अंतर चले, प्रत्यंतर चले या सूक्ष्म दशा चले तो परेशानी आनी स्वाभाविक है। अभी चर्चा में आ रही है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लोग कह रहे हैं कि 17 जनवरी को कुंभ राशि में शनि ने प्रवेश किया और चूंकि इनकी कुंडली के अनुसार कुंभ राशि ही है, तो जैसे ही जन्म राशि में आया साढ़साती शुरू हो गई। ये गलत बात है। जब मकर राशि में 2.5 साल पहले शनि आया, उसी समय से कुंभ राशि वालों की साढ़साती शुरू हो गई। लेकिन आप पिछले 2.5 सालों में देखेंगे तो अडानी जी की तो लगातार वृद्धि होती रही। कहाँ चला गया साढ़साती? और अभी कुंभ राशि में वो 2.5 साल तक रहेगा। तो क्या 2.5 साल तक ये नहीं उभर पाएंगे? ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ समस्या क्या हुई। अब आप दशा को देखें। वर्तमान में इनके शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा है। अभी मैंने बताया
किनकी कुंडली में गुरु, शनि, केतु, राहु, शुक्र एवं चंद्रमा, ये 6 ग्रह 8वें भाव से जुड़े हुए हैं। तो शुक्र तो और राहु तो पहले से ही बता रहा है। शनि की प्रत्यंतर दशा चली, शनि भी परेशानी को बता रहा है, इसलिए यह परेशानी हुई। यह तो पहले से ही चल रही है। यहाँ पर केपी पद्धति यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी का वास्तविक आरंभ कब से होगा। यह जो 12 भाव हैं, आज भी सारे ग्रह कहीं न कहीं मूव कर रहे हैं। चूंकि शुक्र की महादशा, तो शुक्र भी मूव कर रहा है। आज की डेट में शुक्र इनकी कुंडली के आधार पर 10वें भाव से गुजर रहा है, जो उद्योग का है। शुक्र किसी भी भाव में लगभग 1 माह रहता है, लगभग 1 माह, कभी 27 दिन, कभी 28 दिन, ऐसा। तो 1 माह मान करके चलिए। अब ज्योतिष में केपी कहते हैं कि इस भाव का स्वामी भले ही कोई भी ग्रह क्यों न हो, जो राशि कुंभ राशि इनके 10वें घर में पड़ी हुई है, उसमें कोई न कोई नक्षत्र होगा। नक्षत्र का जब 9 भाग करेंगे उसको हम कहते हैं उप नक्षत्र। तो जो उप नक्षत्र है वही उसका मुख्य नियंत्रक है। यदि उप नक्षत्र का स्वामी कुंडली के अनुसार कोई भी हो शुभ, तो यह भाव भी शुभ। शुभ और अशुभ का एक ही लाइन में उत्तर है। जो भी ग्रह 8वें भाव से जुड़ा हुआ हो वह अशुभ, और जो नहीं जुड़ा हुआ हो वह शुभ। इनकी कुंडली में 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं सब लॉर्ड, 3 तरह के होते हैं: राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी। उप नक्षत्र स्वामी ही रिजल्ट देता है। राशि स्वामी खेत, नक्षत्र स्वामी खेत में बोया गया बीज, धान बो देते हैं, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, कुछ भी बो सकते हैं, खेत है तो। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, फसल होगी कि नहीं होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, यह निर्णय उप नक्षत्र स्वामी ही करता है। अर्थात रिजल्ट उप नक्षत्र स्वामी देता है। अब आप गौर से देखेंगे तो 11वें भाव का स्वामी शनि है। उप नक्षत्र स्वामी इनकी कुंडली के अनुसार भी शनि ही है। यह शनि इनके कुंडली के अनुसार 10वें भाव में, यानी शनि के नियंत्रण में खुद दशा में चल रहा है 15 दिसंबर 22 से। तो 15 दिसंबर 22 में तो ये हंगामा हुआ नहीं। ये हंगामा तो जनवरी में हुआ, वो भी लास्ट जनवरी में हुआ। ऐसा क्यों? यही पर ज्योतिष कहता है कि यह 22 जनवरी 2023 को शनि 10वें घर में आया, अर्थात जहाँ उसका स्वामी है। शुक्र भी इसी तारीख को 10वें घर में आया। जैसे ही 10वें घर में शुक्र आया, गोचर में 10वें घर में आया, तो शनि के अधीन काम करने लगा। शनि इनकी कुंडली में 10म भाव, 8म भाव, 3य भाव, 9म भाव का सिग्निफिकेटर है। सिग्निफिकेटर का अर्थ होता है जुड़ा हुआ है। जब 3 और 8 नंबर किसी की कुंडली में ऑपरेट हो जाए मतलब ऐसा ग्रह दशा में आ जाए जो 3 और 8 को बता दे, तो व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, बदनामी होती है। शनि के अधीन जैसे ही शुक्र आया, शुक्र पहले से ही 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, शनि के अधीन आते ही 3 नंबर से भी जुड़ गया, 8वां भी शनि के पास में है, इनके ऊपर आरोप लगा। देखते ही देखते लाखों करोड़ डूब गए शेयर में, आप लोग जानते ही हैं। अब मैं बता रहा हूं, आप सभी जिसे भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है या जो भी ज्योतिष की वास्तविकता को, सच्चाई को परखने की सोच रहे हों, वह भी इस बात को आजमा करके देखें कि यही शुक्र अभी
देख रहे हैं कि शनि की प्रत्यंतर दशा 7 जून 23 तक है, लेकिन ज्योतिष के आधार पर यदि इनका दिया गया डेट और टाइम सही है, एक्यूरेट है, तो यह व्यक्ति या इस व्यक्ति का शेयर या सारा कुछ 3 मार्च 2023, मैं रिपीट करता हूँ, 3 मार्च 2023, मतलब 1 महीना से भी अभी कम रह गया, एक दिन के पहुँचते पहुँचते यह आदमी वापस बाउंस बैक करना शुरू करेगा। ये पहली डेट। तो क्या 1 महीने के अंदर कुछ नहीं होगा, यानी खराब होगा या खराबी रहेगा? ऐसा नहीं है। जिस प्रकार शुक्र के बारे में मैंने कहा कि 10वें घर में आते ही शनि से जुड़ा और ये तमाशा हो गई, उसी प्रकार से राहु सबके लिए 7 फरवरी 2023 को राशि बदल रहा है। अभी वह वर्तमान में शुक्र के नक्षत्र से गुजर रहा है। शुक्र पहले ही इसका खराब है, राहु भी खराब है। यही राहु 7 फरवरी 2023 को केतु के नक्षत्र पे जाएगा। इनकी कुंडली में केतु 10वें भाव का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर है, सबसे मजबूत सूचक है। 10वां भाव नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी का है। तो भाई 3 मार्च तक तो ये काफ़ी बाउंस बैक कर जाएंगे। आरंभ कब से होगा वह डेट नोट कीजिए आप लोग और आजमा करके देखिए। 7 फरवरी 2023 के बाद, यानी मंगलवार से ही इस आदमी का शेयर या डूबा हुआ रकम जो अभी दिख रहा है वापस आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे नज़दीक का डेट 7 फरवरी, आज 4 फरवरी है, आफ्टर 3 डेज। दूसरी डेट 3 मार्च, तीसरी डेट 2 अप्रैल 2023। इनकी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह है वह बुध है। बुध, उनका बुध 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी है। देखिए बुध वहीं बैठा हुआ है। जैसे ही शुक्र घूमते घूमते 10वें भाव से 12वें भाव में जाएगा, वह है 2 अप्रैल 2023। 1 माह रहेगा। आप देखेंगे कि 2023 के अप्रैल में ही यह आदमी अभी जो 11वें नंबर पर चल रहा है, जो पहले बता रहे थे कि दूसरे या तीसरे नंबर पर था, तभी तो इतना तो नहीं कर सकते कि फिर से दूसरे पे पहुंच जाए, लेकिन चौथे 5वें पर अवश्य पहुंच जाएगा, यह मेरा दावा है। जिसे भी इस बात को जांच परख करके देखनी है वह देख ले कि यह व्यक्ति 2 अप्रैल 2023 के बाद 1 महीने में या फर्स्ट वीक ऑफ मई तक में ही निसंदेह कम से कम आज की स्थिति के तुलना में पूरे विश्व के धनी मानवी व्यक्तियों की गणना में जो मैं देख रहा हूँ अखबार में कि 10वें पहुँच गए या 11वें पहुँच गए, वो हर हाल में चौथे या 5वें नंबर पर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गोचर सबसे महत्वपूर्ण है। दशा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन दशा का फल तब तक लागू नहीं होता या उसका फल नहीं मिलता जब तक गोचर साथ न दे। गोचर क्या है कि ग्रह आज भी कहीं न कहीं 360 डिग्री में घूम रहा है। जिस ग्रह की चल रही हो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, आज की डेट में वह ग्रह यह 12 भावों में किस भाव से गुजर रहा है, क्योंकि इन्हीं 12 भावों में जीवन की सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, अच्छा बुरा सब कुछ, व्यवसाय से लेकर सब कुछ। जैसे जैसे दशा का स्वामी, अंतर्दशा का स्वामी, प्रत्यंतर का स्वामी भाव बदलेगा, दशा का फल भी बदलते चला जाएगा। अब शुक्र की महादशा आती है 20 साल, अब इसका शुक्र खराब होगा वो तो 20 साल में बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही शुक्र घूमेगा तो कोई ना कोई भाव तो इसका अच्छा होगा। जैसे ही उस भाव में जाएगा उसके सारे परिणाम अच्छे मिलेंगे। यही कुंडली का आधार है। आप सभी लोग यदि ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुन लिया होगा। आप इसको आजमा करके देखिए, ऐसा होगा मेरा पूर्ण भरोसा है। चूँकि मैं यह बात रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ, इसलिए इसे पलटने का कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। पिछले जो मैंने बनाए थे वीडियो, उसमें किसी ने लिखा कि आपने मंगल के बारे में कहा, मांगलिक दोष के बारे में, तो सुनने में आता है कि भाई उसके पहले, विवाह के पहले कोई पूजा करा दे, कदम विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, तो क्या वैसा कराने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है?
तो मेरा उत्तर यह है कि नहीं, मांगलिक दोष किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता। मांगलिक दोष तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। जन्म के समय जो ग्रह हैं उसके अनुसार ही मांगलिक दोष होता है, फिर इसे खत्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तब क्या करे? तब वही करे कि शुभ मुहूर्त का चयन करे। विवाह भी एक घटना है, यदि उस घटना का सही समय हम लोगों ने निर्धारित कर लिया गणित और पंचांग से, तो मांगलिक दोष हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धन्यवाद।